हेलो दोस्तों, एपोथेसिस भाग 63 को आज समझाया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। लुओ झेंग ने लुओ बिंगक्वान की उड़ती तलवारों के हमले का सामना करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था और फिर लुओ बिंगक्वान को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। इससे लुओ परिवार के कनिष्ठ पहले से ही सदमे में थे और साथ ही उन्हें लुओ झेंग की ताकत का बहुत उच्च मूल्यांकन था। हालांकि मूल्यांकन उच्च था, लेकिन ब्लू क्लाउड सेक्ट की ऑल पीक प्रतियोगिता की स्थिति की तरह किसी ने भी वास्तव में विश्वास नहीं किया कि लुओ झेंग जियांटियन दूसरे चरण की खेती के साथ झोउ डैन को हरा सकता है, जो दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र में था। अब लुओ झेंग जियांटियन तीसरे चरण में था, लेकिन वह दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र के रक्त कैदी के खिलाफ कैसे लड़ सकता था? इस तरह की चीज पर जब तक कि कोई इसे अपनी आंखों से न देखे, विश्वास करना बहुत मुश्किल था। रक्त कैदी द्वारा लुओ झेंग की बाह के चारों ओर लिपटी रक्त केशिकाओं को छोड़ने के बाद, रक्त केशिकाएं हजारों छोटे कीड़ों की तरह लुओ झेंग की त्वचा में घुस गईं। इन रक्त केशिकाओं में रक्त कैदी की अपनी सटीकता के साथ साथ एक मजबूत घातक आभा भी होती थी, और यहाँ तक कि 1 इंच मोटी लोहे की प्लेट को भी छेदा जा सकता था। रक्त कैदी आमतौर पर लोगों का मांस और खून चूसता था, और लोगों के शरीर में प्रवेश करने और उन्हें निगलने के लिए इन रक्त केशिकाओं पर निर्भर रहता था। जिस व्यक्ति का मांस और रक्त केशिकाओं द्वारा निगल लिया गया था, वह केवल सिकुड़ी हुई त्वचा और हड्डियों के साथ रह जाएगा, और उनका अंत बहुत दुखद होगा। बच्चे, बुरी तरह चिल्लाओ, बुरी तरह चिल्लाओ। रक्त कैदी के त्वचाहीन चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान दिखाई दी, लेकिन जैसे ही कैदी का खून लुओ झेंग की त्वचा में घुसा, उसे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसकी अजेय रक्त केशिकाएं वास्तव में लुओ झेंग की त्वचा में प्रवेश नहीं कर सकीं। ये कैसे हो सकता है? लुओ बिंगक्वान की तुलना में रक्त कैदी को लुओ झेंग के शरीर की अत्याचारी डिग्री की अधिक प्रत्यक्ष समझ थी, क्योंकि लुओ बिंगक्वान ने लुओ झेंग को मारने के लिए अपनी उड़ने वाली तलवारों का इस्तेमाल किया था, और उन उड़ने वाली तलवारों को केवल थोड़ी मात्रा में जेन युआन द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसलिए लुओ झेंग द्वारा उछाले जाने के बाद लुओ बिंगक्वान को केवल यह महसूस हुआ कि यह अकल्पनीय था, और शायद उसने भी आश्चर्य हुआ कि क्या लुओ झेंग के पास किसी प्रकार का अनोखा सुरक्षात्मक जादुई हथियार था। लेकिन रक्त कैदी ने सीधे अपने जेन युआन का उपयोग रक्त केशिकाओं में बदलने के लिए किया और लुओ झेंग की त्वचा में ड्रिल किया। रक्त केशिकाओं से प्रतिक्रिया बहुत सीधी थी, और लुओ झेंग की त्वचा की ताकत उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उन अजेय रक्त केशिकाओं का लुओ झेंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जबकि रक्त कैदी अभी भी सदमे में था, लुओ झेंग ने उपहास किया। हवा में तैरना बहुत थका देने वाला होगा, है ना? यहाँ नीचे उतरो। इतना कहने के बाद लुओ झेंग ने अचानक अपने खून से सने हाथ को मुट्ठी में बांध लिया और जबरदस्ती उसे जमीन की ओर खींच लिया। साथ ही उसने जमीन पर जमकर मुक्का मारा। बूम! विशाल बल ने जमीन में एक बड़ा गड्ढा बना दिया, और इससे पहले कि मुक्के की आवाज खत्म होती, एक और बूम सुना गया। लुओ झेंग ने बलपूर्वक रक्त कैदी को मध्य हवा से नीचे खींच लिया था और बेहद तेज गति से जमीन पर गिरा दिया था। जमीन पर अनगिनत दरारें दिखाई दीं, और लुओ झेंग से ज्यादा दूर नहीं एक मानव आकार का छेद था। छेद से खून की गंध आ रही थी और खून की तेज गंध से उबकाई आ रही थी। कुछ देर रुकने के बाद अचानक छेद से खून का झरना फूट पड़ा। आसपास की जमीन पर खून का झरना फूट पड़ा और जमीन पर पत्थर की पट्टियां अचानक काली हो गईं। उसी समय एक तेज आवाज सुनाई दी और देखते ही देखते पत्थर की शिलाएं पिघल गईं। रक्त का झरना वास्तव में बहुत संक्षारक था। थोड़ी देर बाद
एक खून से सना हाथ छेद से बाहर निकला। इस समय रक्त कैदी का पूरा शरीर रक्त लाल प्रकाश की परत से नहाया हुआ था, मानो वह रक्त के तालाब से पैदा हुआ कोई प्राणी हो। मुझे आश्चर्य है, क्या ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्य इतने शक्तिशाली हैं? आप केवल जियांटियन तीसरे चरण में हैं, लेकिन आप वास्तव में मुझे 10,000 शैतानों के खून को प्रज्वलित करने और एक रक्त शैतान के शरीर को उत्तेजित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। खूनी कैदी का चेहरा भी खून लाल रोशनी की परत से ढका हुआ था, और केवल एक जोड़ी लाल आंखें देखी जा सकती थीं। इस समय उसे अब एक इंसान नहीं, बल्कि एक वास्तविक रक्त शैतान कहा जा सकता है। रक्त कैदी की शक्ल और उसके शरीर पर प्रभावशाली आभा को काफी हद तक बढ़ता देख लुओ झेन के चेहरे पर एक आश्चर्य प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि कत्लेआम का रास्ता सचमुच शॉर्टकट था। यदि यह सच नहीं होता कि वध के मार्ग का अभ्यास करना आसान होता तो दुष्ट क्यूई उसे निगल जाती। कौन जानता था कि दुनिया में कितने योद्धा इस मार्ग पर चल पड़े होते। ये रक्त कैदी केवल दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र में था, और उसकी नींव ब्लू क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की तुलना में बहुत कम स्थिर थी। लेकिन उसके शरीर में ईविल क्यूई को उत्तेजित करने के लिए एक गुप्त विधि पर भरोसा करके उसकी ताकत वास्तव में नाटकीय रूप से बढ़ सकती थी। लुओ झेन को नहीं पता था कि इस रक्त कैदी ने कितने प्राणियों को मार डाला था। उसे मारने से उसे बहुत अधिक हत्या का इरादा मिल जाएगा। इस समय लुओ झेंग उसके साथ बकवास बात करने में बहुत आलसी था। उसका शरीर अचानक हिल गया, एक अजीब फुटवर्क में मुड़ गया। उसके हाथ में बहती हुई हल्की तलवार हल्की सी उछली, और एक कट लगा। मरना। तेज बहती हुई प्रकाश तलवार ने एक चमकदार चांदी की तलवार को काट दिया और सीधे रक्त कैदी के पास चली गई। ये किसी काम का नहीं। रक्त कैदी ने अपना हाथ लहराया, और उसकी बांह से रक्त लाल क्रिस्टल की एक परत संघनित हो गई। रक्त लाल क्रिस्टल रक्त लाल जेड के टुकड़ों की तरह थे, और उसकी बांह पर एक मोटा कवच बन गया। प्रत्येक रक्त लाल क्रिस्टल में एक मजबूत ईविल क्यूई थी। लुओ झेन की स्वॉर्डलाइट ने कई क्रिस्टल तोड़ दिए, लेकिन अंत में इसे अवरुद्ध कर दिया गया। खूनी कैदी ने उपहास किया, तुम्हारी ताकत ने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन तुम मेरा भोजन बनना तय हो। पफ पफ पफ। काश। रक्त कैदी के शरीर से 6 रक्त लाल हड्डी के स्प फूटे। 6 हड्डी के स्प में से प्रत्येक मकड़ी के पैरों की तरह दर्जनों फीट लंबा था, और तुरंत लुओ झेन को घेर लिया। मेरे मांस और खून का हिस्सा बनो। रक्त कैदी बेतहाशा हंसा, और 6 हड्डी के स्पर्श ने लुओ झेन पर वार कर दिया। इसी समय एक खूबसूरत लड़की चुपचाप तैरती हुई कुछ ही दूर गई और हल्के से बोली, भाई, क्या तुम्हें मदद की जरूरत है? लड़की की बातें सुनकर खूनी कैदी को उसके अस्तित्व का पता चला। ये लड़की कब आए? क्या वह इतने समय से यहीं है? मैंने उसके अस्तित्व की खोज क्यों नहीं की? इस लड़की की साधना दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र में है। उसने लुओ झेन को भाई कहा। लुओ परिवार के शिष्यों में वास्तव में दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र में एक लड़की थी। रक्त कैदी के दृष्टिकोण से, हालांकि लुओ झेन की ताकत ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया, फिर भी वह एक जियांटियन जीवन रूप था। रक्त कैदी संभवतः उससे हार नहीं सकता था। भले ही वह उसे हरा न सके, फिर भी वह उड़ सकता है। लुओ झेन एक जियांटियन जीवन रूप था, इसलिए उसके लिए उसे पकड़ना असंभव था। इसलिए रक्त कैदी को लुओ झेन के खिलाफ एक मजबूत मनोवैज्ञानिक लाभ था। लेकिन अगर लुओ झेन के पास दिव्य प्रतिबिंब क्षेत्र का पावरहाउस होता, तो यह एक अलग कहानी होती। इस लड़की की साधना उससे ऊंची ही हो सकती है। यदि रक्त कैदी का उससे सामना होता, तो उसे जीतने का कोई भरोसा नहीं होता।
मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़ाई को खत्म कर दूंगा, लुओ झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका क्या मतलब था? रक्त कैदी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह लड़की की मदद के बिना इस लड़ाई को खत्म करना चाहता था। लुओ झेंग के लहजे से ऐसा लग रहा था कि वह उसे किसी भी समय खत्म कर सकता है। क्या यह आदमी बहुत भोला नहीं था? खूनी कैदी के पास सोचने का समय नहीं था, इससे पहले कि उसने देखा कि लुओ झेंग के हाथ में एक चांदी की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो सीधे उसके चेहरे पर गोली मार रही थी। वह चांदी की रोशनी टूटी हुई उड़ने वाली खंजर थी। टूटा हुआ उड़ने वाला खंजर बहुत तेज था, लगभग एक झटके में पहुंच गया। खूनी कैदी चकमा देना चाहता था, लेकिन तभी उसके मन में एक बड़ी पीड़ा महसूस हुई, जिसने उसके बारे में सोचना लगभग बंद कर दिया। जल्दी से आना। टूटा हुआ उड़ता खंजर आसानी से खूनी कैदी की गर्दन के पास से निकल गया और उसे काट दिया। उसकी टूटी गर्दन से काफी मात्रा में खून बह गया। खून से लथपथ कैदी का सिर एक तरफ लुढ़क गया और उसकी आंखों की हल्की लाल रोशनी धुंधली हो गई। तो यह मैं हूँ। मैं बहुत भोला हूँ। खून से लथपथ कैदी के धीरे धीरे गिरते शरीर को देखकर लुओ झेंग ने अपना सिर हिलाया। शुद्ध युद्ध शक्ति के संदर्भ में, रक्त कैदी जो रक्त दानव में बदल गया था, वास्तव में बहुत मजबूत था। कम से कम वह झोउ डैन को हरा सकता था, और यहाँ तक कि उसके पास वांग यून से लड़ने की ताकत भी थी। लेकिन वह तो आमने सामने की लड़ाई का मामला था। दुर्भाग्य से, जियांगू में पैदा हुए इस प्रकार के योद्धा के पास बहुत कम संसाधन थे, और उसकी आत्मा कभी भी क्रोधित नहीं हुई थी। उसके पास लुओ झेंग की भयावह आत्मा पर वार का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यदि लुओ झेंग इस लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था, तो वह भयावह सोल स्टैब का उपयोग करके रक्त कैदी के मस्तिष्क को एक पेस्ट में बदल सकता था और उसे एक बेवकूफ में बदल सकता था। इसके विपरीत, ब्लू क्लाउड संप्रदाय में पैदा हुए योद्धाओं की आत्माएं या तो बहुत मजबूत थीं या उनके पास अपनी आत्मा की रक्षा के लिए विशेष तरीके थे। जब रक्त कैदी पूरी तरह से मर गया, तो उसके शरीर से बुरी आत्मा के कण निकले। सामान्यतया, दुष्ट आत्मा का कोई रंग नहीं होता। केवल जब इसे एक निश्चित सीमा तक संकेंद्रित किया जाता था तो ये हल्का लाल रंग दिखाता था। केवल जब बुरी आत्मा की एक बड़ी मात्रा संघनित हो जाती है तो यह चमकीला लाल रंग दिखाता है। हालांकि, इस रक्त कैदी की दुष्ट आत्मा वास्तव में लाल रंग की थी। इतनी बुरी आत्मा! इस आदमी ने कितने प्राणियों को मारा है? लुओ झेंग ने बेहोश होकर सोचा। दुष्ट आत्मा के कण लगातार लुओ झेंग के शरीर में प्रवेश करते रहे और लुओ झेंग के शरीर में एकत्रित होते रहे। इसके विपरीत, लुओ झेंग ने जिन लोगों को अभी अभी मारा था, उनसे प्राप्त दुष्ट आत्मा उल्लेख करने लायक नहीं थी। लगभग 10 सांसों के बाद, रक्त कैदी के शरीर में दुष्ट आत्मा अंततः लुओ झेंग के शरीर में एकत्रित हो गई और अंततः 3 लाल रक्त रंग के क्रिस्टल में बदल गई। 3 रक्त रंग के क्रिस्टल। क्या ये 3 दुष्ट आत्मा के अंश हैं? लुओ झेंग को महसूस हो रहा था कि ये 3 रक्त रंग के क्रिस्टल भी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा थे। यह ऊर्जा हजारों प्राणियों के मरने से पहले उनके श्राप से बनी थी। ये कल्पना की जा सकती है कि मरने से पहले प्राणियों के श्राप अच्छी चीजें नहीं थीं। हालांकि, हर चीज के अपने फायदे और नुकसान थे। यद्यपि दुष्ट आत्मा उपयोगकर्ता पर उल्टा प्रभाव डालेगी, यदि दुष्ट आत्मा का उपयोग किया जाता है, तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक रूप से महान होगी। उदाहरण के लिए, रक्त कैदी की नींव झोउ डैन की तुलना में बहुत हीन थी। लेकिन वह जिस ताकत से फूटा था वह झोउ डैन की तुलना में अधिक मजबूत थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने ऐसी ताकत दिखाने के लिए दुष्ट आत्मा पर भरोसा किया था।
मेरे शरीर में छिपी दुष्ट आत्मा के ये 3 हिस्से मेरे लिए हानिकारक हैं। सौभाग्य से मैंने किलिंग स्वॉर्ड्स माउंटेन के साथ संबंध स्थापित कर लिया है और मैं किलिंग स्वॉर्ड्स माउंटेन में दुष्ट आत्मा को संग्रहित कर सकता हूँ। लुओ झेन का दिमाग घूम गया और बुरी आत्मा के 3 हिस्से एक पल में गायब हो गए। लुओ झेन को अपने शरीर में कहीं से ऊर्जा का उछाल महसूस हुआ। किलिंग स्वॉर्ड्स माउंटेन में दुष्ट आत्मा को संग्रहित करना बहुत सरल हो गया। मुझे आश्चर्य है कि मैं किलिंग स्वॉर्ड्स माउंटेन में कितनी बुरी आत्मा जमा कर सकता हूँ। जैसे ही लुओ झेंग सोच रहा था, ज्यादा दूर नहीं, एक व्यक्ति तेजी से भाग रहा था। ये लुओ जुनई ही था जो रक्त कैदी के पीछे चल रहा था। लुओ जुनई ने कैसे सोचा होगा कि लुओ झेंग रक्त कैदी को इतनी आसानी से मार सकता है। वह रक्त कैदी था जिसकी सरकार और ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने संयुक्त रूप से तलाश की थी। इन काउंटियों में रक्त कैदी की ताकत लगभग अजेय थी। भले ही सरकार और ब्लू क्लाउड संप्रदाय ने रक्त कैदी को घेरने और दबाने के लिए कई विशेषज्ञ भेजे, फिर भी वह भागने में सफल रहा। अब उसकी गर्दन लुओ झेंग ने एक पल में काट दी थी। लुओ जुनी को केवल अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई। अब उसे भागने के अलावा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। लुओ जुनई का चेहरा राख हो गया था। लुओ जुनई की नज़र में ये लड़की जो कमल के फूल जितनी सुंदर थी, एक राक्षस के समान भयानक थी। लुओ यान, तीसरे अंकल को जाने दो। लुओ जुनई को पता था कि वह लुओ यान के हाथों से बच नहीं सकता। इसलिए वह पीछे मुड़ा और भीख मांगी। क्या आपको लगता है यह संभव है? लुओ यान की आंखें ठंडी थीं। हालांकि वह अभी भी एक छोटी लड़की थी, उसके पिता की मृत्यु उसके लिए एक बड़ा झटका थी। इसलिए लुओ जूनी की विनती बेकार थी। तुम्हारे पिता की हत्या के पीछे का मास्टरमाइंड लुओ बिंगक्वान था। मैं इसमें शामिल नहीं हो सका। लुओ जूनी ने समझाना शुरू किया। लुओ यान ने सिर हिलाया। अपनी ताकत के साथ, मेरे पिता की हत्या करना आपके लिए असंभव है, लेकिन मुझे सच्चाई का पता लगाना है, इसलिए आप नहीं जा सकते। लुओ जुनई का अचानक दम घुट गया। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, चूंकि तुम मुझे जाने नहीं दोगे, तो जाओ मर जाओ। लुओ जुनई लुओ परिवार में सबसे सुंदर व्यक्ति था। वह आमतौर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखने पर बहुत ध्यान देते थे। 40 साल की उम्र में भी वह अभी भी क्राउन जेड जैसा दिखता था। हालांकि इस समय उनके चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति प्रकट हुई और उनके हाथों में धातु की चमक वाले 3 धातु के बक्से दिखाई दिए। हजार देवता थंडर हेल्बर्ड। जब लुओ झेंग और लुओ जुनई के सबसे बड़े बेटे लुओ चेंगयुन ने मौत से लड़ाई की, तो लुओ चेंगयुन ने लुओ झेंग के खिलाफ साजिश रचने के लिए थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड का इस्तेमाल किया। अब उनके पिता थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड का उपयोग कर रहे थे, जो थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड से 10 गुना अधिक शक्तिशाली था। थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड लुओ परिवार का गुप्त खजाना था। ये भी लुओ परिवार के पूर्वज द्वारा संयोग से प्राप्त एक छिपा हुआ हथियार था। उनमें से कुल मिलाकर केवल 3 थे। लुओ परिवार ने उन्हें तभी बाहर निकाला जब उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उन्होंने सैकड़ों वर्षों में उनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया था। थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड। थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड की प्रतिकृति थी। प्रतिकृति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए कोई थाउजेंड फॉर्म्स ट्रिब्यूलेशन थंडर हेल्बर्ड की शक्ति की कल्पना कर सकता था। पा 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 3 ड्रैगन जैसे बिजली के बोल्ट तेजी से 3 बिजली के हल्बर्ड में संघनित हो गए और अचानक लुओ यान के शरीर से टकरा गए। जैसे ही बिजली उसके शरीर में घुसी, लुओ जुनई ने लुओ यान को घूरकर देखा, लेकिन उसके दिल में वह चिल्ला रहा था,
3 बिजली के हलबर्ड, मैं चाहता हूँ कि तुम विस्फोट करो और मर जाओ। मेरे लिए विस्फोट। हवा जली हुई गंध से भरी हुई थी। लुओ जुनई ने लुओ यान को घूरकर देखा। इस समय 3 बिजली के बोल्ट उसके शरीर में कहर बरपा रहे थे। उसका शरीर फटने वाला था। लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद, जब तक बिजली की जली हुई गंध नहीं चली गई, लुओ यान को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह लुओ जुनई ने लुओ यान के लिए कई संभावित परिणामों की कल्पना की थी। उसे पेंथियन थंडर हेल्बर्ड द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। वह फट सकती थी और मर सकती थी। उसे लुओ यान द्वारा भी अवरुद्ध किया जा सकता था। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। लुओ जुनी की जुबान बंद थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि उसके पास कहने को कुछ नहीं है। तीसरे अंकल, कृपया ड्रिल हॉल में जाएं। लुओ यान ने एक आकर्षक इशारा किया। लुओ परिवार के सभी शिष्य मार्शल आर्ट हॉल में एकत्र हुए थे। यद्यपि लुओ परिवार गिरावट पर था, उनकी संपत्तियों पर अन्य परिवारों द्वारा आक्रमण किया गया और विभाजित किया गया, और परिवार की आय घट रही थी। लुओ परिवार के वंशज अभी भी फल फूल रहे थे। लुओ परिवार के साथ 800 शिष्य बड़े मार्शल आर्ट हॉल में एकत्र हुए थे। लुओ कबीले के सभी शिष्यों ने मार्शल आर्ट हॉल के अंत में मंच पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। लुओ बिंगक्वान, जो लोगों को सिर्फ एक नज़र से कांप देता था, अब मौत के कगार पर मंच पर पड़ा हुआ था, जबकि लुओ जूनी लगातार कांपते हुए किनारे पर पड़ा हुआ था। हर कोई जानता था कि आज लुओ परिवार के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन था। दरअसल, लुओ परिवार के कई शिष्य अभी भी सपने में डूबे हुए थे। हालांकि वे कल्पना कर रहे थे कि एक दिन वे लुओ बिंगक्वान को परिवार के मुखिया के पद से नीचे धकेलने में सक्षम होंगे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये दिन इतनी जल्दी, इतनी हिंसक और इतनी अप्रत्याशित रूप से आएगा। जैसे ही लुओ झेंग ने लुओ परिवार के दरवाजे में कदम रखा, उसने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी। आज से लुओ परिवार को बदलना होगा। जिस बात ने लुओ परिवार के शिष्यों को और भी अधिक खुश किया वह थी लुओ झेंग और लुओ यान की ताकत। उनकी ताकत के साथ चोंगयांग काउंटी में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसके अलावा, अपनी वर्तमान स्थिति के साथ, वे निश्चित रूप से लुओ परिवार को समृद्धि की ओर ले जाएंगे। और लुओ परिवार के शिष्यों को निश्चित रूप से इससे लाभ होगा। इस समय, 2 नौकरों ने कांपते हुए लुओ जिन को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे मंच पर ले गए। हालांकि लुओ झेंग ने लुओ बिंगक्वान को अपंग कर दिया था, और वह परिवार प्रमुख के लिए अपेक्षित उम्मीदवार भी थे। लुओ झेंग इस समय स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त नहीं थे। लुओ झेंग को हर चीज की घोषणा करने के लिए एक सम्मानित बुजुर्ग की आवश्यकता थी। लुओ झेंग के पास ताकत थी, लेकिन वह अभी भी परिवार में कनिष्ठ था। हालांकि लुओ परिवार फेंगवान राजवंश में एक महत्वहीन परिवार था, फिर भी यह एक छोटा परिवार था। परिवार में बहुत सी बातें केवल ताकत पर ही नहीं, बल्कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा और वरिष्ठता पर भी निर्भर करती थीं। यदि लुओ झेंग ने पूरी तरह से अपनी ताकत के आधार पर परिवार के मुखिया का पद संभाला, तो उनमें और लुओ बिंगक्वान के बीच क्या अंतर था? मंच पर चढ़ने के बाद, लुओ जिन ने 2 गहरी सांसें लीं। इस उम्र में, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए उत्साहित रहना मुश्किल होगा। हालांकि, इस समय, उसकी धुंधली बूढ़ी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। आराम करने के बाद, लुओ जिन ने कर्कश आवाज में कहा। लुओ झेंग सबसे बड़ी शाखा के सबसे बड़े बेटे लुओ जियो का बेटा है। उसके लिए परिवार के मुखिया का पद लेना स्वाभाविक है। लेकिन यह अफसोस की बात है कि लुओ बिंगक्वान और लुओ जुनई जानवरों से भी बदतर हैं।
उन्होंने वास्तव में हमारे परिवार के मुखिया लुओ जियो की हत्या कर दी और उनसे परिवार के मुखिया का पद लेने का आग्रह किया। लुओ झेंग ने केवल वही वापस लिया जो उन्होंने खोया था। वह अब हमारे परिवार के मुखिया हैं। आप क्या सोचते हैं? लुओ परिवार के शिष्य लुओ झेंग को हमारा परिवार प्रमुख होना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। लुओ बिंगक्वान एक कमीना है। वह कानून के खिलाफ गया है और हमारे कई शिष्यों को दुखी किया है। लुओ झेंग वही है जो हर कोई चाहता है। मैं हमारे परिवार का मुखिया बनने के लिए लुओ झेंग का समर्थन करता हूँ। इस समय लुओ परिवार के शिष्यों को कोई अन्य आपत्ति कैसे हो सकती है? दूरदर्शिता वाले कई लोगों की नज़र में लुओ झेंग की ताकत पहले से ही चोंगयान काउंटी के दायरे से परे थी। उसके जैसा व्यक्ति लुओ परिवार की संपत्ति की बिल्कुल भी परवाह नहीं करेगा। लुओ परिवार की कुछ विरासतों का मूल्य लुओ झेंग के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसलिए वास्तविक स्थिति यह थी कि लुओ परिवार को परिवार का मुखिया बनने के लिए लुओ झेंग का समर्थन करने की आवश्यकता थी। जब कई लोग इसके बारे में सोच सकते हैं तो लुओ जिन इस बारे में कैसे नहीं सोच सकते? लुओ जिन इतने वर्षों तक जीवित रहे, हालांकि वह कब्र में आधा कदम पहले ही पहुंच चुका था, जैसा कि कहा जाता है। बूढ़े लोग बुद्धिमान होते हैं। लुओ जिन को पता था कि जब तक लुओ झेंग परिवार के मुखिया का पद लेने के इच्छुक हैं, लुओ परिवार में जबरदस्त वृद्धि होगी। लुओ जिन ने खांसते हुए कहा, इस मामले में मैं घोषणा करता हूं कि लुओ झेंग आधिकारिक तौर पर लुओ परिवार का पारिवारिक मुखिया है। लुओ जिन के बोलने के बाद लुओ झेंग मंच पर चले गए। उन्होंने लुओ परिवार को गौरव की ओर ले जाने का वादा नहीं किया। न ही उन्होंने लुओ परिवार की महान विकास योजना का वर्णन किया। उन्होंने केवल एक वाक्य कहा, चोंगयान काउंटी के अन्य परिवारों ने हमारी संपत्ति छीन ली। मैं उन्हें 2 गुना भुगतान करूंगा। बहुत खूब, केवल एक वाक्य से पूरा ड्रिल हॉल पहले से ही उत्साह से उबल रहा था। लुओ परिवार के शिष्य न केवल परिवार के भीतर, बल्कि परिवार के बाहर भी अपमानित महसूस करते थे। हालांकि वे केवल इसे सहना ही चुन सकते थे, क्योंकि लुओ परिवार के पास ताकत नहीं थी। उन्हें केवल अपने पैरों के बीच पूंछ रखकर ही धमकाया जा सकता था। लेकिन अब लुओ परिवार के शिष्यों को समझ आ गया कि उन्हें अब इसे सहने की जरूरत नहीं है। उन्हें चोंगयान काउंटी के अन्य परिवारों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उबलती आवाजें शांत होने के बाद लुओ झेंग ने लुओ बिंगक्वान को अपने पैरों पर देखा और उदासीनता से कहा, दूसरे अंकल, मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? हे। लुओ बिंगक्वान, जो जमीन पर लेटा हुआ था, नहीं हिला। उनके चेहरे पर मजाकिया भाव थे और उन्होंने कहा, अगर आप कहते हैं कि यह मैं था, तो यह मैं ही था। आपको पूछने की जरूरत क्यों है? लुओ झेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, आप नहीं कर सकते। आप मेरे पिता को मारने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। उस समय मेरे पिता पहले से ही इनेट दायरे में थे। कोई और होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा? लुओ बिंगक्वान ने उपहास किया। जब तक आप लुओ परिवार में सबके सामने मुझसे वादा नहीं करते कि आप मुझे नहीं मारेंगे, तब तक मैं आपको बताने पर विचार करूंगा। लुओ बिंगक्वान की बातें सुनकर लुओ झेंग ने अपना सिर हिला दिया। मैं पहले से ही एक मरा हुआ आदमी हूँ। मैं मर जाऊंगा चाहे मैं तुम्हें बताऊं या नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? लुओ बिंगक्वान ने व्यंग्य किया। लुओ झेंग ने भावशून्य भाव से लुओ जुनई की ओर देखा। कौन जानता था कि लुओ बिंगक्वान उसे चेतावनी देगा। तीसरे भाई, अगर तुमने उसे बताया, तो वह तुम्हें तुरंत मार डालेगा। भले ही तुम मर जाओ, उसे मत बताना। लुओ बिंगक्वान की चेतावनी के तहत
लुओ जुनई ने भी अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बताना नहीं चाहता था। उन दोनों को इस तरह देखकर लुओ झेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हे। क्या आपको लगता है कि अगर आप नहीं चाहते तो मैं आपको ये बताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लुओ झेंग की भौहों के बीच से अचानक एक पारभासी कील लुओ बिंगक्वान की ओर निकल गई।